that that C subset of L infinity is a vector space of L infinity, right? So the vector subspace. So we have to prove that C is a vector space subspace and also C naught. C naught क्या है? Space of all sequence of scalars converging to 0. And C क्या होता है? Set of all convergent sequences, right? So we have to show that C, a subset of L infinity, is a vector space. So to prove that, first we consider what is C. So C is nothing but set of all sequences that are convergent, and the sequences of complex numbers. It can be of real also, but we are taking scalars, right? So we say that this is of complex numbers. Now, what we need to prove for vector space is, firstly, 0 belongs to the sequence. That is obvious, right? Because 0 sequence is convergent sequence. So 0 belongs to this. Second, we take two elements, x and y, that belongs to C, right? And the element of C would be the sequences. So if x belongs to C, that means x can be written as the sequence zeta j and y can be written as sequence eta j, and these sequence converge, right? So both of these sequence converge, and let us assume that they converge to zeta and eta respectively, right? So हमने क्या लिया है? दो sequences ली हैं, x and y, जो कि zeta j और eta j से represent हो रही हैं. Now ये sequences जो है C में थी, so therefore individual sequence जो है converge करेगी, and we assume कि वो जो converge कर रही है वो zeta और eta numbers पे कर रही है, right? Now कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है? उस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे. सो डेफिनेशन क्या कहती है? गिवन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर वुड एग्जिस्ट नेचुरल नंबर्स n1 and n2 such that modulus of zeta j minus j is less than epsilon by 2 and eta j minus eta is less than epsilon by 2 mod beta. अब यहाँ पे हमने for all j greater than n1 यही डेफिनेशन होती है. ये for all अल्फा बीटा क्यों लिखा है? अल्फा बीटा यहाँ पे दो है फिक्स्ड स्केलर्स हैं, राइट? सो इट्स नॉट लाइक इट्स बाद में देखेंगे ईटा ये क्यों है, राइट? सो फर्स्टली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर सीक्वेंस जीटा जे जीटा को कन्वर्ज कर रही है, सो देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ जाएगा n1 सच दैट मॉड्यूलस ऑफ दिस जीटा जे माइनस जे इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल जे ग्रेटर देन n1, राइट? सिमिलरली फॉर ईटा जे, now we take n is a natural number which is equals to maximum of n1 and n2, right? So consider this. हमें वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर x and y दो एलिमेंट्स हैं इसमें बिलोंग कर रहे हैं, सो अल्फा x बिलोंग करेगा, राइट? एंड x प्लस y बिलोंग करेगा. सो हम वही उन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ ले रहे हैं कि वी आर कंसीडरिंग द सीक्वेंसेस अल्फा जीटा जे प्लस बीटा ईटा जे. इससे होगा क्या कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो स्पेस में बिलोंग कर जाएगा. अल्फा एंड बीटा स्केलर्स थे, एक्स एंड वाई ऑलरेडी स्पेस में थे, सो दैट वुड इम्प्लाई कि वो एक सबस्पेस हो गया, राइट? तो उसके लिए हमें ये कंसीडर करना है व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ अल्फा जीटा जे प्लस बीटा ईटा जे माइनस दिस. नाउ दिस वुड बी लेस देन एप्सिलॉन. क्यों? From these two definitions, right? For all j greater than equals to n के लिए, right? So this would be क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, what it would be? This would be less than equals to modulus of alpha into zeta j minus j and eta j minus j and eta into modulus of beta, right? And वो इंडिविजुअली जो है एप्सिलॉन बाय 2 से लेस देन है, तो समेशन वुड बी लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट? सो वी हैव दिस. नेक्स्ट इससे आया क्या? नाउ व्हाट वी हैव इज कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस इक्वेशन होल्ड्स, दैट इज दिस नॉर्म इज दिस मॉड्यूलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल j ग्रेटर देन इक्वल्स टू n. इसका मतलब क्या है? ये जो सीक्वेंस बन रही है अल्फा जीटा जे प्लस बीटा ईटा जे,
ये कन्वर्ट करेगी इस नंबर को अल्फा जीटा प्लस बीटा ईटा को, राइट, एंड दैट इम्प्लाइज ये कौन सी सीक्वेंस थी, दिस सीक्वेंस वाज नथिंग बट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, राइट, जीटा जे वाज एक्स, बीटा ईटा जे वाज वाई, so the sequence is nothing but alpha x plus beta y। इसका मतलब क्या है, ये जो alpha x plus beta y एलिमेंट है ये C में बिलोंग कर गया, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस हो गई कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कि कन्वर्ज कर रही है एक नंबर को, राइट, so therefore this sequence belongs to C, so that implies this is a vector space। is it clear? Is it clear? चलो नेक्स्ट इसमें हमें प्रूव करना था कि C नॉट इज ऑल्सो अ वेक्टर सबस्पेस। तो C नॉट क्या था, सीक्वेंस का सेट जिसमें फाइनाइटली नॉन जीरो टर्म्स है, राइट, सो अगर हम इसमें जीटा और ईटा को जीरो पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, because then the sequence would converge to alpha x plus beta y जो sequence होगी that should converge to 0, right, so C नॉट के लिए ये सिर्फ इसको लेके काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वी हैव टू प्रूव, एक मिनट, या so question 2 was we have to prove that C नॉट is closed, right, so close दिखाने के लिए it is not clear, मैंने जब देखा था तब तो क्लियर था, शायद दूसरा पेज आ गया है, सॉरी, चलो कोई नहीं। हमें क्लोज दिखाने के लिए क्या करना होता है, हम एक एलिमेंट लेते हैं उसके क्लोजर में x is equals to zeta j, this belongs to C नॉट क्लोजर, राइट, देन क्लोजर में बिलोंग करता है एलिमेंट, दैट मीन्स एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी xn, right, this can be written as sequence zeta jn which belongs to C naught and the sequence should converge to x in L infinity, right, यहाँ से कि x belongs to C naught closure है, that means there exists a sequence xn in C naught that converges to x in L infinity, right, अब ये कन्वर्ज कर रही है तो इसका डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक n हमें मिल जाएगा, राइट, सच दैट this modulus of zeta j n minus zeta j is less than equals to norm of x n minus x is less than epsilon by 2। ये डेफिनेशन फर्स्ट क्लियर है, ये इक्वेशन फर्स्ट, दिस डेफिनेशन लगाइए कन्वर्जेंस की, राइट, नाउ इन पर्टिकुलर ये जो इक्वेशन 1 है ये होल्ड कर रही है फॉर ऑल j के लिए, राइट, सो देयरफॉर और हर एक n के लिए, राइट, so therefore एक कैपिटल N के लिए भी होल्ड करेगी इन पर्टिकुलर, तो इस इक्वेशन को अगर हम कैपिटल N पे लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ जीटा जे एन माइनस जीटा जे, अब यहाँ पे कैपिटल N के लिए लगा रहे हैं, सो दिस वुड बी कैपिटल N, दिस वुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, राइट, ये इक्वेशन 1 स्टार बन जाएगी, पर्टिकुलरली फॉर n is equals to कैपिटल N, हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज नाउ xn जो सीक्वेंस है कैपिटल N के साथ वो भी C नॉट में बिलोंग कर रही है, क्योंकि हमने क्या लिया था, दिस सीक्वेंस xn बिलोंग्स टू C नॉट फॉर ऑल n, राइट, यहाँ पे ये n जो है ये इंडेक्स था, सो दैट मीन्स ये कैपिटल N के लिए भी होल्ड करेगी, xn अगर C नॉट में है दैट मीन्स जीटा जे n सीक्वेंस जो है दैट शुड कन्वर्ज टू 0, C नॉट सीक्वेंस है, राइट, एंड कन्वर्जेस टू 0 का मतलब दिस मॉड्यूलस ऑफ जीटा जे n माइनस 0 है यहाँ पे, right, limit is 0, so minus 0 is less than epsilon by 2 for all j greater than equals to n1, right, ये equation 2 आ गई, so from 1 dash equation and from equation 2 हमारे पास क्या होगा,
मॉड्यूलस ऑफ जीटा जे, मॉड्यूलस ऑफ जीटा जे को क्या लिख सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग जीटा जे एन एंड देन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई, सो दिस वुड बी मॉड्यूलस ऑफ जीटा जे माइनस जीटा जे एन प्लस मॉड्यूलस ऑफ जीटा जे एन। इक्वेशन 1 डैश और 2 से दिस इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा क्लियरली फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1। अब ये कैसे आया, फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1। इक्वेशन 2 जो है वो होल्ड कर रही थी फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, राइट, एंड इक्वेशन 1 जो होल्ड कर रही है दिस इज होल्ड्स फॉर ऑल जे, राइट। सो जब दोनों को हम कंसीडर करेंगे, सो व्हाट वी वुड हैव इज कि this equation holds for all j greater than equals to n1, right? So modulus of zeta j is less than epsilon. Zeta j क्या था, x sequence, so therefore this converges to 0 and we have x belongs to C naught. Is it clear or do I repeat? हाँ, हाँ, ये वाली हाँ, 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 okay, next we have is question number 3. So question number 3 is, yeah, in L infinity let y be the subset of all sequences with only finitely many non-zero terms, right? So that y is a subspace of L infinity but not a closed subspace. So this is easy to prove that y is a subspace, right? You can prove it. जैसे हमने ऊपर हमने C को और C नॉट को सबस्पेस प्रूव किया, एग्जैक्टली उसी स्पेस, एग्जैक्टली उसी तरीके से जाना है, right? So question number 3 you try once, क्योंकि सिमिलर 1 के बेसिस पे ही है, so you should try this, it is easy to do this and but not a closed subspace. इसके लिए you have to do is एक counter example ढूंढना होगा, right? So I'll give you like I don't know if tests आगे लेंगे या नहीं लेंगे, whatever. So I'll think of something. So this is for now in assignment that you have to think of an example, right? That L the subspace y is not a closed subspace, right? So next question we'll be doing is show that if xn converges to x and yn converges to y, then that implies xn plus yn converges to x plus y, right? मतलब दो सीक्वेंस अलग अलग कन्वर्ज कर रही है, तो इनका एडिशन कन्वर्ज कर रहा है, एंड अल्फा एन अगर अल्फा पे जा रहा है एन एक्स एन एक्स पे जा रहा है, दैट implies अल्फा एन एक्स एन would go to अल्फा एक्स, right? So this is easy to prove, just one liners. Now xn x पे जा रहा है and yn y पे जा रहा है, right? We have to prove that xn plus yn x plus y पे जा रहा है. So what we will consider is norm of xn plus yn minus x minus y, right? This would be less than equals to triangular inequality लगा के norm of xn minus x and norm of yn minus y, right? ये individually अब 0 को जा रहा है क्योंकि ये converge कर रहे थे, right? So whole norm will converge to 0 as n tending to infinity. So therefore convergence is proved, right? This was easy. Similarly, second was कि अगर अल्फा एन जो है स्केलर्स हैं एंड एक्स एन एक सीक्वेंस है जो कि एक्स को कन्वर्ज कर रही है एंड वो अल्फा को कन्वर्ज कर रहे हैं, एंड अल्फा एन एक्स एन वुड कन्वर्ज टू अल्फा एक्स. तो इसमें भी सिमिलर नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एन एक्स हमने कंसीडर किया. नाउ इसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिया माइनस अल्फा एक्स एन और प्लस एक्स अल्फा एक्स एन. ये क्यों लिया है, क्योंकि जब इसमें हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे अब इस नॉर्म में, सो व्हाट वी वुड हैव इज
ये वाली जो है अल्फा एन एक्स एन और अल्फा एक्स एन, इनसे हमारे पास क्या आएगा, सॉरी एक्स एन वेट अ सेकेंड, अल्फा एन माइनस अल्फा टू नॉर्म ऑफ एक्स, वेट यहाँ पे मैंने शायद एडिशन में लिखने में गलती की है, वेट अ सेकेंड आई विल ट्राई इट, आई सी इट कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, लेकिन ये होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही, शायद कोई मिस्टेक की है मैंने यहाँ पे, हाँ वही करना पड़ेगा हमें, अल्फा एन एक्स करना पड़ेगा, अल्फा एन एक्स अगर करते हैं अल्फा एन इंटू एक्स, सो दैट वुड बी अल्फा एन, इसमें से कॉमन आ जाएगा एंड एक्स एन माइनस एक्स, एंड यहाँ पे फिर अल्फा एन और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा, अल्फा एन माइनस एन बचेगा, एन गलत जगह पे लगाया हुआ है, राइट। अब ठीक है, so this would be यहाँ से अल्फा एन कॉमन एक्स एन माइनस एक्स, एंड यहाँ से एक्स कॉमन अल्फा एन माइनस अल्फा, ये दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं, so therefore ये नॉर्म और ये मॉडुलस जो है 0 पे जाएगा, so therefore this ये होल नॉर्म will be coming to 0, right? This was easy. Next question we have is question number 7. Question 7 is we have to show that the convergence of norm, ये क्या है, सीरीज है एक y1 y2 जिसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, राइट, इसका मतलब यही है ना, नॉर्म ऑफ y1 प्लस नॉर्म ऑफ y2 प्लस नॉर्म ऑफ y3, इसकी अगर कन्वर्जेंस देख रहे हैं तो ये क्या आएगी, सीरीज आएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देख रहे हैं ना हम सीरीज की, तो हम यहाँ क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिंट भी दी हुई है ऑलरेडी, सो विल डू दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ हमने क्या लिया, लेट y is a set of all sequences in L infinity with only finitely many non-zero terms, right? सिर्फ finitely many non-zero terms हैं, तो इस सबस्पेस को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि this y would be a norm space, right? ये ऑलरेडी शायद प्रतिमा मैम ने भी बोला बताया होगा कि ये होता है, प्रूव किया होगा तुम लोगों ने, राइट। सो अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट ले रहे हैं y का yn, ठीक है, जिसको डिनोट कर रहे हैं ईटा जे एन से, राइट। इसका एक एलिमेंट लिया एंड उसको हमने डिफाइन कैसे किया, ईटा जे एन इज इक्वल्स टू 1 by j square if j is not equals to n and 0 if j is equals to n, ये इक्वल है, ठीक है। So if j is not equals to n तब तो 0 है, and if j is equals to n then सीरीज है 1 by j square, then सीक्वेंस जो है 1 by j square से आ रहा है, राइट। So norm of yn क्या होगा, norm of eta j n that is equals to norm of yn ले रहे हैं, so this would be equals to nothing but 1 upon n square, right? If j is equals to n, सिर्फ एक सिंगल यूनिट आ रही है ना, if j is equals to n हो जाएगा तो yn की क्या टर्म बचेगी, 1 upon n square and बाकी सारी zeros, right? So norm of yn would be equals to 1 upon n square, and ये जो सीरीज है समेशन सीरीज अगर इसका लेंगे समेशन 1 upon n square, ये सीरीज का समेशन इज लेस देन इंफिनिटी, ये कन्वर्ज करती है, ये तो हमें पता है ना, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जब हम समेशन नॉर्म ऑफ yn ले रहे हैं तो वो जो सीरीज बन रही है इस केस में वो 1 by n square की सीरीज बनेगी एंड वो हमारे पास कन्वर्ज कर रही है। तो इसका फर्स्ट प्रूफ हमने ले लिया, एक काउंटर एग्जांपल बना रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया कि एक सीरीज हमारे पास एक आ रही है जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, राइट। ये सीरीज
अब इसमें हम प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्जेंस नहीं होल्ड कर रही, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखना है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 ये सीक्वेंस कन्वर्ज किसको कर रही है। नाउ y1 क्या था, y1 would be 1 upon 1 square, y2 would be 1 this, let us say this is sequence 1 by n square, this is clear, right? y1 is 1 upon 1 square, y2 is 1 upon 2 square, 1 upon 3 square and so on, right? So this sequence would converge to y, and this sequence को converge करेगी, that is nothing but 1 upon n square, right? So when we take, अब हम ये converge कर रहे हैं, so that means हम ये ले सकते हैं summation yj minus y, ये summation yj minus y क्या आएगा, n तक तो 0 हो जाएगा, then उसके बाद n plus 1 बचेगा, तो n plus 1 का square, right? So this tends to 0 as n tends to infinity, right? 1 upon n square की टर्म है, ये 0 पे जाएगी as n tends to infinity. That means ये जो सीरीज आएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 ये भी कन्वर्ज कर रही है 0 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि ये जो y एलिमेंट आया ये y में बिलोंग नहीं कर रहा, राइट? क्योंकि y एलिमेंट हमारे पास क्या आया था, सीक्वेंस 1 बाय n स्क्वायर, एंड इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स नॉन जीरो है, जबकि y सेट क्या लिया था हमने, फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स का सेट, राइट? तो हमारे पास जो सीक्वेंस आई है कन्वर्ज तो कर रही है, लेकिन वो एलिमेंट ही नहीं है उसका, सो कन्वर्जेंस की हम बात ही नहीं कर सकते वहां पे, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज we are given if absolute convergence implies convergence, then X is complete, right? We have to prove that if we are given absolute convergence implies convergence, then X should be a complete space. So for that completeness के लिए हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं, कॉशी सीक्वेंस लेते हैं, उसको प्रूव कर देते हैं कि वो सेट में बिलोंग कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, राइट? तो हमने, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है. So question 9 was, I have written do yourself. So that in a Banach space an absolutely convergent series is convergent. ये उससे मैम ने if and only if करवाया था. Yes, मैम मैं जब चोट करवाया था कि Banach space को if and only ठीक है. चलो 8 and 9 इसका मतलब कर चुके हैं. So next proceed to let's question number 10. So question number 10 is we are given X is a norm space and it has shorter bases, right? So we have to prove that X is separable. ये करवाया है? Okay, so ये भी question हो गया है. Next is question number 11. Question number 11 भी होगा फिर करवाया हुआ. So that En is a shorter basis for LP where this is. Question number 11 करवाया है. वैसे तो शॉर्टर बेसिस प्रूव करना है, तो मैंने तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रखा है ये क्वेश्चन, इजी था. क्वेश्चन नंबर 11. चलो नहीं होगा तो पूछ लेना, कोई नहीं, क्वेश्चन 11 में करवा दूंगी. तो क्वेश्चन 12 में हमें एक मैपिंग दे रखी है P विच इज फ्रॉम X टू R एंड इस P मैपिंग को बोला हुआ है सेमी नॉर्म. सेमी नॉर्म क्यों बोला हुआ है कि ये N1, N3 एंड N4 कंडीशंस जो है वो होल्ड कर रही है, राइट? सिर्फ N2 होल्ड नहीं कर रही, तो इस मैपिंग को हम बोलते हैं सेमी नॉर्म या सूडो नॉर्म भी बोलते हैं इसको. तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये इस कंडीशन को होल्ड करेगी, क्या कि P of 0 would be 0 and modulus of Py minus Px would be less than equals to P times y minus x, P of y minus x, right? So हमें ये प्रूव करना है. So उसको प्रूव करने के लिए what we'll do is first हम प्रूव करेंगे P0 is equals to 0.
n3 कंडीशन होल्ड कर रहा है, राइट, दैट मीन्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन. सो p ऑफ 0 को क्या लिख सकते हैं, p ऑफ 0 into x. 0 can be written as 0 into x, right? And यहाँ से p of 0x is nothing but 0 into px. स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर बाहर आ सकता है. And 0 into something is 0. So this is clear that p of 0 is 0, right? So first part तो हमने प्रूव कर दिया है सिर्फ n3 से स्केलर मल्टीप्लीकेशन का यूज करके. नेक्स्ट हमें प्रूव करना है that modulus of py minus px is less than equals to p of y minus x. So उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, n4. अगर x एंड y दो एलिमेंट्स हैं x में, तो n4 क्या थी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, राइट. सो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है, p of y is less than equals to p of y minus x plus px, करेक्ट. y अगर y यहाँ पे है, हमने प्लस माइनस x किया, so this should be less than equals to p of y minus x plus px. ये आ गया n4 से, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से. नेक्स्ट p of x अगर हम लिखते हैं सिमिलरली जैसे हमने p of y लिखा था, वैसे p of x लिख सकते हैं. दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू p of x minus y plus p of y, करेक्ट. एंड x minus y, p of x minus y is nothing but p of y minus x, राइट. सिमेट्रिक होता है, नॉर्म की प्रॉपर्टी है ना. सो देयरफॉर p of x क्या आ गया हमारे पास, p of x is less than equals to p of y minus x plus py. इसको अगर हम इक्वेशन 2 दे रहे हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आया, p of y minus p of x. एक तरफ है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू p of y minus x, और ये p of y minus x, राइट. एक तरफ से नेगेटिव आ रहा है, एक तरफ से पॉजिटिव आ रहा है, सो मॉड्यूलस आ जाएगा. सो मॉड्यूलस ऑफ पी वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ वाई माइनस एक्स. इसमें कोई डाउट है? आई डोंट थिंक होगा वैसे. चलो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का. अच्छा ठीक है, देखो ये हाँ एक्सरसाइज में लिखी है. Seminorm on a vector space X is a mapping P from X to R satisfying N1, N3 and N4. Right? This is also called pseudonorm. ये सेमिनॉर्म की डेफिनेशन है. सिर्फ जो N2 वाले प्रॉपर्टी है वो अगर नहीं कंसीडर कर रहे हैं. N2 वाली प्रॉपर्टी क्या थी, norm of X is equals to 0 if and only if X is equals to 0. Right? हाँ, तो अगर सिर्फ उस प्रॉपर्टी को ड्रॉप कर रहे हैं, सो हमारे पास जो मैपिंग आती है उसको हम सेमिनॉर्म बोल रहे हैं. N1, N3, N4 होल्ड कर रही है, दिस इज सेमिनॉर्म और सूडोनॉर्म, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. या क्वेश्चन 14 बोलना था. क्वेश्चन 14 इज लेट y बी अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस. ठीक है. Show that the norm on x minus y is defined by this. So हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअल में कि ये जो नॉर्म हमने डिफाइन किया है ये एक नॉर्म है जो कि x माइनस वाई पे डिफाइंड है. यही हमें प्रूव करना है, राइट. चलो इसको करते हैं. नॉर्म प्रूव करने के लिए चारों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है. सो वी हैव दिस सॉरी. पहले x माइनस वाई क्या होता है, ये क्वेश्चन स्पेस है. अलजेब्रा में पढ़ा था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कोसेट्स का सेट. कोसेट को हमने डिनोट किया है x टिल्डा x क्या हैट से, राइट. अगर x हैट लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, x प्लस वाई वेयर x बिलोंग्स टू x. यही होती है x माइनस वाई. x अपॉन वाई की डेफिनेशन माइनस वाई नहीं है, x अपॉन वाई है. x अपॉन वाई की डेफिनेशन यही होती है क्वेश्चन स्पेस की. हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कोसेट्स का सेट लिया है ना. a तो x में आ गया और y पूरा सेट है y. अगर इसका हम कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं y का, जैसे x प्लस वाई 1 है, so that would be an element of this coset. And this quotient space is nothing but set of all these cosets.
एक्स, यहाँ पे तुम ये कह रहे हो कि जब हमने यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स, सॉरी ये नहीं है, जहाँ पे हमने ये लिखा है कि x अपॉन y शुड बी इक्वल्स टू ये x प्लस y आना चाहिए, राइट? हाँ, समझ गए। You want to say this where x is in x and y in y, right? अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो x हैट ले रहे हैं, दैट इज जो एलिमेंट्स ले रहे हैं क्वेश्चन स्पेस के एलिमेंट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज, अगर हम इस तरीके से लिखे जैसे तुमने बोला है x प्लस वाई, x इज इन x एंड y इज इन y, तो अब ये जो आएगा ये एक एलिमेंट आएगा फिक्स्ड, राइट? एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं x कोसेट्स की टाइप में, x प्लस वाई, जहाँ पे x जो है इन x में है एंड y जो है वो पूरा सेट है ही एज इट इज, राइट? तो जो क्वेश्चन स्पेस है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, दोनों तरीके से डिफाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोसेट्स इन y। देखो इसमें हमने कुछ अलग से डिफाइन नहीं किया, इसमें इन्होंने खुद डिफाइन करके दे रखा है that x hat belongs to x upon y, that is x hat is a coset of y, right? So क्वेश्चन स्पेस की जो डेफिनेशन है वही ये यूज की हुई है ना, कि कोसेट वाला फॉर्म है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, डेफिनेशन दिया होगा। क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन दी हुई है, y be a subspace and then coset of an element with respect to y is defined by this, and addition and scalar multiplication. So the space is called quotient space or sometimes a factor space and is denoted by x minus y, x upon y. So yeah, दी हुई है डेफिनेशन। Where were we? क्या कर रहे थे? या चलो, तो इसके ऑपरेशंस किस तरीके से डिफाइंड है, u hat प्लस v hat would be equals to u प्लस v hat and alpha u hat would be equals to alpha u का कंप्लीट hat, राइट? सो ये जो क्वेश्चन स्पेस है इसके ऑपरेशंस इस तरीके से डिफाइंड है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो नॉर्म है हमने डिफाइन किया, ये एक्चुअल में एक नॉर्म है, राइट? सो फॉर दैट फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ऑब्वियसली है नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो नॉर्म है ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमेशा ही होता है, इनफीमम वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर नॉर्म नॉट जो है that would also be greater than equals to 0, so that is obvious. Second thing was n2 के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, norm of x is equals to 0 if and only if x is equals to 0। चलो, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कंसीडर किया एलिमेंट x hat, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 0 hat हमने कंसीडर किया कि x is equals to 0 है मान लो, तो 0 hat क्या होगा, नथिंग बट सेट y, राइट? सो देन नॉर्म ऑफ x नॉट क्या आएगा, that would be infimum of norm of x where x belongs to x, right? Yeah, यहाँ से डेफिनेशन से अगर हम 0 hat का नॉर्म निकालते हैं, so this would be infimum of 0, so this would be nothing but 0, right? तो ये वाला पार्ट तो इजीली प्रूव हो गया था कि x hat अगर 0 है तो नॉर्म भी 0 होगा। नाउ कन्वर्सली क्या कर रहे हैं कि अगर हम नॉर्म ले रहे हैं 0 को, कि नॉर्म ऑफ x hat is equals to 0, देन इसका मतलब क्या है कि इनफीमम जो चीज है, इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x, ये 0 होगा। नाउ इनफीमम 0 होने का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस मिल जाएगी xn हमें x hat में, सच दैट नॉर्म ऑफ xn माइनस 0, नॉर्म ऑफ xn नॉट जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, राइट? ये मिनिमाइजेशन इसकी इनफीमम की डेफिनेशन होती है। इनफीमम अगर 0 है दैट मीन्स हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी xn जो कि 0 को कन्वर्ज कर रही है, राइट? नाउ अब y जो है क्लोज्ड है,
दैट मीन्स x हैट जो x माइनस वाई में बिलोंग कर रहा है वो भी क्लोज होगा. सो दैट इम्प्लाइज x हैट अगर क्लोज है और उसमें हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है जीरो की तरफ, तो जीरो शुड बिलोंग्स टू x हैट, राइट. सो देयरफॉर x हैट इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट इज n3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन. वो इजी है. अगर अल्फा x हैट कंसीडर करते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज infimum y belongs to y alpha x plus y, right. alpha x hat को alpha x लिख सकते हैं, alpha x plus y, where this y belongs to y. अब ये देखो तुम्हारी वाली डेफिनेशन जो तुम बोल रहे थे कि इसको कैपिटल Y लिखने की जगह हम y belongs to y क्यों नहीं लिख रहे, तो जब infimum की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम वही यूज कर रहे हैं. This is equals to norm of alpha x plus y and this y belongs to y and alpha is non-zero, right. तो इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा को अगर बाहर लेके आएंगे तो दिस वुड बी मॉड्यूलस ऑफ अल्फा infimum as it is x upon y by alpha, right. अल्फा नॉन जीरो था तो डिनोमिनेटर में जा सकता है. so this is nothing but मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इनटू y by alpha को हमने एक नया नंबर बोल दिया y dash and this y dash also belongs to y. so therefore this is nothing but modulus of alpha into infimum of the mod of x, norm of x plus y dash, where y dash belongs to y, and this is nothing but x hat का norm with zero norm, right. norm of x hat at 0, so this is mod alpha, right. so यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो गया. and alpha अगर 0 है so this would be 0 into norm of x hat and 0 into x hat is 0. ये तो क्लियर है, राइट. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रू हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सिर्फ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव करनी. सो उसके लिए कंसीडर किया हमने नॉर्म ऑफ u हैट प्लस v हैट. दिस वुड बी नथिंग बट infimum ऑफ नॉर्म ऑफ u प्लस y1 v प्लस y2. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है that these y1 and y2 these belongs to capital Y. ये लिमिट है इसकी. सो यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाने के बाद infimum ऑफ नॉर्म, तो नॉर्म को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा गई, ये नॉर्म तो होल्ड कर रहा है, राइट. so this would be nothing but norm of y plus u plus y1 and norm of v plus y2. infimum को भी हमने डिवाइड कर दिया. so this is nothing but norm of u hat and this is nothing but norm of v hat. तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई, चारों कंडीशंस प्रूव हो गई. दैट मीन्स जो हमने ये डिफाइन किया था फंक्शन, दैट इज नॉर्म. ये नॉर्म हो गया y के ऊपर, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई के ऊपर जो डिफाइन किया था, इसको हमने प्रूव कर दिया है कि ये नॉर्म है, राइट. सो लेट अस सी. और इसमें कोई डाउट है? हो गया. ओके, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज का. इसमें कोई डाउट हो तो बताओ. चलो 2.4 करें. अभी 3-4 ही क्वेश्चंस हैं. 5 क्वेश्चंस हैं. ये तो तुम्हें 8 अपने आप करना है, बहुत इजी है, जस्ट 2 लाइनर है, ठीक है. 5th एंड 9th जो है वो एक साथ हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद ये. मैम ये तो करवाया होगा ना, इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन अ वेक्टर स्पेस इंड्यूस द सेम टोपोलॉजी. तब छोड़ दिया होगा ना, अभी तो तुम टोपोलॉजी पढ़ ही रहे हो ना. हाँ, तो तब छोड़ा था बिकॉज तब स्टार्टिंग थी जस्ट, तो टोपोलॉजी इतना पढ़ा नहीं होगा. हाँ, मैं प्रूव करवा दूंगी, कोई नहीं. चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल ऑफ सबस्पेसेस ऑफ L infinity and L2 which are not closed, right. so उसके लिए सेक्शन 2.4.
L इंफिनिटी के लिए चाहिए पहले हमें क्या देना है, एग्जाम्पल ऑफ द सबस्पेस विच इज नॉट क्लोज्ड, राइट। तो हमने y जो है वापस वही सबसेट लिया है ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। तो क्लेम क्या है, दैट y इज अ सबस्पेस ऑफ L इंफिनिटी, जो हमने अभी लास्ट ट्यूट में यूज किया था कि y जो है एक नॉर्म स्पेस होगा, उसका प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू वांट यू कैन डू सी दिस। तो हमें सबस्पेस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए था, दो सीक्वेंसेस x एंड y के दो एलिमेंट्स लिए, y के दो एलिमेंट्स लिए x एंड y, राइट। सो फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स है, दैट इंप्लाइज एक नेचुरल नंबर n मिल जाएगा, जिसके बाद दोनों सीक्वेंसेस जो है उनके सारे एलिमेंट जीरो जा रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जीटा जे वुड बी लेस देन इक्वल्स टू c एंड मॉड्यूलस ऑफ ईटा जे वुड आल्सो बी लेस देन इक्वल्स टू c। अब ये x एंड y जो है सिर्फ ये दिखाने के लिए लिखा हुआ है कि ये x के करस्पॉन्डिंग है, ये y के करस्पॉन्डिंग है। c क्या है, कांस्टेंट्स, राइट। ये कैसे आया हमारे पास नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि L इंफिनिटी में सीक्वेंसेस थी एंड एक j के बाद एक j इज इक्वल्स टू n के बाद सारे एलिमेंट्स जो है जीरो हो रहे हैं, राइट। सो दिस वुड बी बाउंडेड, so modulus of zeta j would be less than equals to c, and ऐसे ही c1 c2 लिख लो, cx cy लिख लो, there is no difference. So therefore alpha zeta j plus beta eta j would be 0 for all j greater than equals to n, क्योंकि j greater than equals to n के लिए individual sequences ही 0 है, तो summation भी 0 जाएगा, right. So now we consider this modulus of alpha zeta j plus beta eta j. This would be less than equals to nothing but modulus of alpha into modulus of zeta j plus modulus of beta into modulus of eta j, right. Less than equal to वाली तो condition रहेगी, triangular inequality modulus की। Now modulus of zeta j जो है that is less than cx, तो cx आ गया and similarly दूसरे में cy आ गया, clear। So that implies यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि modulus जो है सीक्वेंस का अल्फा जीटा जे प्लस बीटा ईटा जे, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू सम नंबर मॉडुलस ऑफ अल्फा इनटू सी एक्स प्लस बीटा सी वाई। इसका मतलब ये जो एलिमेंट था अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये एलिमेंट है ना सीक्वेंस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दिस शुड बिलोंग्स टू वाई, राइट। क्यों, क्योंकि ये क्या था, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। तो नॉन जीरो टर्म्स इसमें कौन सी आ रही है, ये वाली मॉड्यूलस ऑफ अल्फा सी एक्स प्लस बीटा एन वाई, जे से लेस वाली, जे इज इक्वल्स टू एन के बाद तो सारी जीरो हो रही है, जे लेस देन इक्वल्स टू एन के लिए ये कंडीशन होल्ड कर दी है, राइट। सो दैट इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू वाई, तो इसका मतलब सबस्पेस आ गया। नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है एक्चुअल में कि ये सबस्पेस जो है क्लोज्ड है या क्लोज नहीं है। एग्जाम्पल हमें देना था y इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस ले रहे हैं xn, राइट, सच दैट xjn इज इक्वल्स टू 1 by j if j is less than equals to n and 0 if j is greater than equals to n। तो ये सीक्वेंस जो है y में बिलोंग कर रही है क्योंकि फाइनाइटली मेनी टर्म्स नॉन जीरो है, राइट। सो देयरफॉर xn सीक्वेंस क्या आई, 1 1 by 2 up to so on 1 by n 0, this belongs to y, right। now अब हमने क्या लिया है, xn ये सीक्वेंस है, हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है एक x को कन्वर्ट कर रही है। सो ये सीक्वेंस x ली हमने, x is equals to xj such that xj is equals to 1 by j, then norm of xn minus x would be 0 clearly, क्योंकि j से अगर लेस देन n है तो ये क्या आएगा, 1 by j कैंसिल होता जाएगा एंड जैसे ही j से ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होगा वो 0 हो जाएगा। सो दिस नॉर्म वुड बी टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट, n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। सो नॉर्म ऑफ xn माइनस x वुड बी 0। सो दैट इंप्लाइज xn जो सीक्वेंस है वो x को कन्वर्ज कर रही है। xn सीक्वेंस y में है बट ये x सीक्वेंस जो है वो y में नहीं है, क्योंकि x सीक्वेंस क्या आ रही है, xj इज इक्वल्स टू 1 by j एंड जैसे ही हम n को इंफिनिटी लेके चलेंगे इसमें इनफाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स आ जाएंगी, राइट। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा y के साथ। सो देयरफॉर हमारे पास, हमने प्रूव कर दिया कि y जो है क्लोज नहीं है क्योंकि हमारे पास एक सीक्वेंस आ रही है
जो कि y में है एंड वो कन्वर्ज कर रही है, बट वो जिस लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है वो y में नहीं है. इज इट क्लियर? चलो, so next is we have to give an example in L2, L infinity और L2 दोनों में देना था. So L2 में what we do is we can take two things. We'll prove that L1 जो है L2 का सबस्पेस है, right? We'll prove that L1 is not closed. या फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं that C00 the set of all sequences such that xk is 0 for all but finitely many k, right? इनमें से किसी एक सबसेट को भी हम, ये दोनों सबसेट ऐसे आएंगे जो कि क्लोज नहीं है, एक को भी प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट है, राइट? सो वी आर यूजिंग L1, वो ज्यादा इजी था. नाउ तो सीक्वेंस लिए हमने L1 में लेनी है. सो लेट सीक्वेंस xn is equals to same sequence 1 1 by 2 and up to so on 1 by n and then 0 0 0 0, right? Then xn belongs to L1 for all n, right? So next xn जो है ये सीक्वेंस कन्वर्ज किसको कर रही है? x को, where x is nothing but this sequence 1 1 by 2 1 by 3 up to so on. ये 1 by n पे खत्म नहीं होगा, ये 1 by n तक चलता रहेगा, राइट? क्योंकि उसके बाद तो 0 0 कन्वर्ज, इसकी लिमिट सीक्वेंस की क्या आएगी? यही आएगी 1 1 by 2. जैसे ही 1 by n आएगा 1 by n एंड देन उसको n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये सीक्वेंस आ जाएगी x, राइट? सो देयरफॉर xn सीक्वेंस जो है वो L1 में बिलोंग कर रही है एंड x को कन्वर्ज कर रही है. बट ये नॉर्म ऑफ xn माइनस x जो है ये तो 0 जा रहा है, राइट? कन्वर्ज कर रही है, बट x जो है L1 में नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस क्या आ रही है? 1 1 by 2 1 by 3 up to so on infinite करके अनबाउंडेड सीक्वेंस आई है, राइट? सो दिस इज नॉट इन L1. तो सेम प्रूफ था, सेम ही सीक्वेंस थी, उसमें हमने xn सीक्वेंस ली थी 1 1 by 2 1 by n, 0 तो जा रही है एंड देन x को कन्वर्ज करवाया था. सिमिलरली यहाँ पे वही सीक्वेंस लिया, जस्ट स्पेस का फर्क है, राइट? L1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट नॉर्म्स इंड्यूस सेम टोपोलॉजी. तो टोपोलॉजी पढ़ी है, राइट? तो सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करने का मतलब पढ़ा है अभी तक या नहीं पढ़ा है? सेम टोपोलॉजी होने का मतलब क्या है कि अगर हम ओपन सेट्स देख रहे हैं x एंड इस नॉर्म में और दूसरे x और दूसरे सबस्पेस में देख रहे हैं x विद नॉर्म 0, एंड ओपन सेट्स जो है सेम होंगे दोनों में. सेम टोपोलॉजी होने का, टोपोलॉजी क्या डिफाइन करती है? सेट ऑफ ओपन सेट्स ना. सो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर नॉर्म्स इक्विवेलेंट है तो वो सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करेंगे. दैट मींस इसके ओपन सेट्स और उसके ओपन सेट सेम होने चाहिए, राइट? अब तुमने टोपोलॉजी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आगे करते हैं, वरना इसको बाद में करेंगे. बताओ मुझे. पढ़ी है ना? चलो फिर करते हैं. ऐसे इतना यूज है नहीं, जितना है उतना ये है कि सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करने का एक तो फर्स्ट मतलब क्या है कि ओपन सेट्स इस सेट में और ओपन सेट्स इस सेट के साथ इस नॉर्म में वो सेम होंगे, राइट? इंड्यूस सेम टोपोलॉजी का फर्स्ट का मतलब ये है. नेक्स्ट, नॉर्म्स हमें दिए हुए हैं, इक्विवेलेंट नॉर्म्स है. तो इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है कि देयर वुड एग्जिस्ट a b greater than 0 such that this equation holds, राइट? इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन यही होती है. नेक्स्ट, हमें प्रूव क्या करना है कि ओपन सेट्स इन x नॉर्म एंड x नॉर्म 0 आर सेम. तो हम क्या करेंगे, किसका ओपन सेट लेंगे एंड प्रूव कर देंगे वो इसमें ओपन है. एंड सेकंड क्या प्रूव करेंगे, किसका ओपन सेट लेंगे, प्रूव कर देंगे कि इसमें ओपन है. एंड हमने ओपन सेट आर्बिट्री लिया था तो हर एक ओपन सेट सेम सेम होगा, राइट? जो मेन पॉइंट है वो पता चल गया. हम प्रूव क्या कर रहे हैं, चलो. सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है? जो कि कहां से जा रही है, x नॉर्म से x नॉर्म 0 की तरफ, ठीक है? आइडेंटिटी मैप कंसीडर किया एंड x नॉट मान लिया हमने, x का कोई पॉइंट है. तो हर एक x के लिए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज डेल्टा, ये बाद में देखेंगे कैसे आया कैसे नहीं आया ना. हर एक x के लिए दिस नॉर्म ऑफ x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा, अगर ये होल्ड कर रहा है, ठीक है? अगर ये होल्ड कर रहा है देन दैट इंप्लाइज
नॉर्म ऑफ इक्वलेंट नॉर्म की प्रॉपर्टी से ये वाली चीज होल्ड करेगी, नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट 0 is less than equals to 1 by a times norm of x minus x naught. This is less than epsilon. अब यहाँ पे ये a into epsilon लिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये डेल्टा बाय a आता, तो a से a कैंसिल करने के लिए यहाँ पे epsilon इसकी वैल्यू ये लिखी, चूज डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी तक आइडेंटिटी मैप कंसीडर किया एंड एक पॉइंट लिया x नॉट x में. देन हर एक x के लिए जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा. सो हमने प्रूव किया नॉर्म 0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, राइट. सो दैट मीन्स ये जो मैप कंसीडर कर रहे हैं हम, आई मैप, आइडेंटिटी मैप, ये कंटिन्यूस मैप है. कंटिन्यूटी की यही डेफिनेशन होती है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट whenever modulus of x minus x naught is less than delta, we have modulus of fx minus fx naught is less than epsilon. यही डेफिनेशन होती है, राइट. सो और यहाँ पे अगर आइडेंटिटी, ये हमने जो लिया है दिस इज नथिंग बट ये आइडेंटिटी मैप का fx है. अगर हमने x एलिमेंट लिया है x का, राइट, तो i ऑफ x कहाँ जाएगा, i ऑफ x जाएगा इस सेट में विद नॉर्म 0, राइट. तो हमने क्या किया है, सिर्फ ये वाला जो नॉर्म था इसके ऊपर आई मैपिंग लगाई है. तो दिस वुड बी नथिंग बट x माइनस एक्स नॉट विद नॉर्म 0, राइट. तो क्या है हमारे पास, आई एक कंटिन्यूस मैप है. इज दिस क्लियर? चलो, कंटिन्यूस मैप होने का मतलब क्या हो गया. अब कंटिन्यूस मैप होने का मतलब इस सेट में नॉर्म 0 के साथ जो ओपन सेट होगा, राइट, उसके पास हमारे पास एक प्री इमेज मिल जाएगी जो कि ओपन होगी इस सेट में. कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन होती है, राइट. सो इफ m contained in x is open in x with 0, then its pre-image m is open in x with norm, right. कंटिन्यूस मैप की एग्जैक्ट डेफिनेशन है. प्री इमेज मिल जाएगी जो कि ओपन होगी. सिमिलरली हम दूसरा मैप अब कंसीडर करेंगे. इसमें अब देखो कहाँ से कहाँ गए थे, नॉर्म से नॉर्म 0 गए थे. सेकेंड मैप हम कंसीडर करेंगे आइडेंटिटी मैप आई टिल्डा, जो कि नॉर्म 0 से नॉर्म पे जा रहा है, राइट. इसको भी एग्जैक्टली प्रूव कर सकते हैं कि आई टिल्डा कंटिन्यूस है, सेम इसी लाइन पे, राइट. आई टिल्डा कंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट में जो ओपन सेट होगा, इस स्पेस में जो ओपन सेट होगा उसकी हमारे पास एक प्री इमेज मिल जाएगी जो कि ओपन होगी, राइट. So therefore अगर M जो है ओपन है इस सेट में, then its pre-image would be open in this, right. तो इससे हमारे पास क्या आया, सेम ओपन सेट्स आ गए ना. एक मैपिंग ली, उससे हमारे पास क्या आया कि इस सेट से इस सेट में जा रहा है तो वो ओपन है. सेकंड जा रहा है कन्वर्स सेट में ओपन है. एंड M सेट जो है X में तो सेम ही रहेगा, नॉर्म का फंक्शन ही तो बदल रहा है. नॉर्म x था, नॉर्म था और नॉर्म 0 था, राइट. सिर्फ हमारे पास नॉर्म चेंज हो रहा है, सेट तो सेम है. सो दैट इम्प्लाइज ओपन सेट्स जो है वो दोनों स्पेसेस में सेम है. सो दैट इम्प्लाइज सेम टोपोलॉजी है. इज इट क्लियर? जो कोई डाउट हो तो पूछो इसमें.